बीएससी पार्ट सेकेंड के यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कितने टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं और कितने टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, कितनी तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है और कितनी तरह के शिफ्ट होते हैं। आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एक लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होते हैं और उसके कारण हमको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक दिखाई देती है। अब ये पीक कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स के कारण ये पीक दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें जो पदार्थ हमको रंगीन दिखाई देता है उसका कलर शेड इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, पीक की हाइट बढ़ जाती है या पीक की हाइट कम हो जाती है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कि कौन कौन से सॉल्वेंट्स हमको काम में लेने चाहिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व करने के लिए, और हम कुछ पदार्थों के यूवी स्पेक्ट्रा का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सॉल्वेंट का सिलेक्शन हमको कैसे करना चाहिए, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में हम इस पदार्थ को, जिसका भी हमको स्पेक्ट्रा लेना है, वो पदार्थ हम उसमें डाल देते हैं और उसके अंदर एक सॉल्वेंट डाल देते हैं, उसमें डिसॉल्व कर लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को या उस कवेट को हम उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर रख देते हैं, जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है। और उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हमको स्पेक्ट्रा या पीक दिखाई दे जाता है, मतलब उसको हम नोट कर लेते हैं, उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो हमको कौन से सॉल्वेंट काम में लेने हैं? हम ले सकते हैं अल्कोहल, हम ले सकते हैं वाटर, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन और ईथर। यही सॉल्वेंट हम क्यों काम में लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहाँ दर्शाया गया है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमको ऐसे सॉल्वेंट काम में लेने हैं जो कि यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर खुद अपना एब्जॉर्प्शन शो नहीं करें। अदरवाइज क्या होगा, हमको लगेगा कि ये वाली पीक पदार्थ की है या सॉल्वेंट की है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसे सॉल्वेंट हमको काम में लेने हैं जो कि खुद अपने आप को उस एरिया में उसका पीक हमको दिखाई नहीं देता हो। तो यहाँ पर हमने ये वाले सारे सॉल्वेंट काम में लिए, कौन कौन से? अल्कोहल लिया, वाटर लिया, साइक्लोहेक्सेन लिया, हेक्सेन लिया और ईथर लिया। तो इसके अंदर क्या है, जैसे अल्कोहल है, इसमें N2 पाई स्टार, वाटर के अंदर भी N2 पाई स्टार, साइक्लोहेक्सेन के अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और हेक्सेन में भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ईथर में भी N2 सिग्मा स्टार। ये सारी पीक दिखाई देती हैं। और ये पीक कहाँ दिखाई देती हैं? बहुत हायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है इनको, और वो हमेशा, जैसे क्योंकि हमारी रेंज क्या है, 200 से लेकर 800 तक की रेंज है, और इनकी पीक हमको दिखाई देती है 165, 180 के करीब। तो वो क्या होगा, हमारा 200 से कम है उनकी रेंज, तो इसलिए ये वाली पीक हमको हमारे यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर नहीं दिखाई देगी। इस कारण हम यहाँ पर अल्कोहल, वाटर, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन या ईथर जैसे सॉल्वेंट काम में लेते हैं। इसमें से देखिए, 2 वाटर और अल्कोहल तो पोलर सॉल्वेंट हैं, बाकी साइक्लोहेक्सेन, ईथर और हेक्सेन ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जैसे भी पदार्थ का नेचर होता है उसके अनुसार हम सॉल्वेंट काम में ले लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है इसको कि हमको कौन से सॉल्वेंट काम में लेने। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे कि हमको पदार्थ ये है, तो इसके लिए आपको कौन सा सॉल्वेंट हम काम में ले सकते हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में ये चीज आ सकती है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ डाइन्स। कॉन्जुगेटेड डाइन हम आपके कोर्स में है, तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स को हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन का स्पेक्ट्रा हमको कैसे दिखाई देता है। तो हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं, सबसे पहले डाइन स्ट्रक्चर क्या है आपको पहले भी बताया होगा कि डाइन मतलब अगर डबल बॉन्ड और मतलब ये 2 मॉलिक्यूल के बीच, 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे मैंने लिखा सिंपल मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन है यहाँ पर, ये दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन डाई ई। और तीसरा स्ट्रक्चर हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल डबल बॉन्ड एंड CH2, इस तरह से। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 1, 2 और ये 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये 1 और ये 2 डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट क्रम में रहते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड
उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर वापस डबल बॉन्ड। इस तरह का जब क्रम रहता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह का जब क्रम रहता है, जैसे ये देखो आपने, ये देखिए कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ये वाला एक डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में सिंगल बॉन्ड है और फिर वापस ही दूसरा डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है। तो इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम कहते हैं डाइईन, मतलब दो ईन है, दो डबल बॉन्ड है, एक ये वाला डबल बॉन्ड है और एक ये वाला डबल बॉन्ड है। और डाइईन कौन कौन से हैं? डाइईन तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन कौन सा डाइईन है यहाँ पर? कॉन्जुगेटेड डाइईन है, मतलब दो डबल बॉन्ड कम से कम उपस्थित होनी चाहिए और ये दोनों डबल बॉन्ड कहाँ पर है? एकांतर क्रम में है, ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, वन आफ्टर वन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। इस तरह का स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स। दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइन्स, इसको हम कॉन्जुगेटेड डाइन कहते हैं। अब हम लेते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइन के अंदर कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स, जैसे हम लें स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड डाइन्स का, तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर क्या हो जाता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा आ जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसके ज्यादा लिख सकते हैं। तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जैसे हम लेते हैं इथीन का, ये दिस इज इथीन। इथीन के अंदर क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, ये पाई ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्डिंग और ये पाई एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एनर्जी लेकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और एक पीक हमको दिखाई देती है, एक ही पीक हमको दिखाई देती है यहाँ पर। ये लैम्डा वर्सेस एब्जॉर्बेंस, ये ई होता है तो इसके बीच में पीक है, तो हमको एक पीक दिखाई देती है, वन पीक हियर, वन पीक, और वो पीक कहाँ दिखाई देगी? 165 नैनोमीटर पर दिखाई देगी। अब हम दूसरा केस लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में क्योंकि दो डबल बॉन्ड हैं तो दो पाई बॉन्ड होंगे यहाँ पर, ये हो गया पाई बॉन्डिंग एक, दूसरा पाई बॉन्डिंग, ये दूसरा पाई बॉन्डिंग, ये तीसरा पाई एंटी बॉन्डिंग, ये चौथा पाई एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर तो दो एंटी बॉन्डिंग और दो बॉन्डिंग हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं? ये इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें से हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसे हम इन पे यूवी रेडिएशन देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर। तो इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ चले जाएंगे, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा कि इनकी हमको दो तरह की पीक यहाँ पर दिखाई देगी। एक दिखाई देगी हमको पाई 2 से लेकर पाई 3 एंटी बॉन्डिंग में, और दूसरी दिखाई देगी हमको पाई 1 से पाई 4 एंटी बॉन्डिंग में। तो टू पीक्स यहाँ पर दिखाई दी हमको, और जो पीक है वो लगभग 217 नैनोमीटर पर हमको दिखाई देगी। कौन सी? कम एनर्जी वाली पीक, ये वाली पीक जो है, ये वाली पीक हमको 217 नैनोमीटर पर दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो रहा था? 165, और यहाँ पर कितना हो गया? 217। तो ये 165 था और जो कि बढ़कर कितना हो गया? 217। हमने क्या ऐड किया? 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड हमने लगाया, 1 पाई बॉन्ड इसमें ऐड करते ही इसकी वैल्यू 165 से लेकर 217 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड जैसे ही हम डालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पास पास में आ जाते हैं और लैम्डा मैक्स का मान इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कैसा होगा कि जैसे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मान लीजिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के यहाँ से करते हैं, यहाँ पर 4 पाई ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों, इसको हम एक फेज मान रहे हैं, मान लीजिए ये एक फेज है
और क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को वेव फॉर्म में भी शो करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का वेव है, ये चारों एक ही फेज में है, ये चारों, और इसके अंदर कोई नोड नहीं है, नो नोड, कोई नोड नहीं है। ये पाई बॉन्डिंग है, पाई 1 बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई दूसरा पाई बॉन्डिंग जिसके अंदर एक नोड है तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये दूसरा जिसके अंदर एक नोड है, ये यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर, एक नोड हो गया यहाँ पर, ये 1 नोड, कौन सा, दिस वन इज अ नोड, तो 1 नोड। पाई 3 एंटी बॉन्डिंग, इसके अंदर 2 नोड हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। स्ट्रक्चर कैसा है, ये यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर एक नोड, ये दूसरा, यहाँ पर दिस इज 1 नोड एंड दिस वन इज द सेकेंड, तो 2 नोड्स आर हियर। अगर और हम पाई 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 नोड हो जाएंगे, यहाँ पर ये चारों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 4, यहाँ पर 3 नोड्स हैं, तो ये पाई 1, ये पाई 2, ये पाई 3 एंटी बॉन्डिंग, ये पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स इस कारण से इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से कॉन्जुगेशन बढ़ाने से यहाँ पर डाइन्स के अंदर लैम्डा का मान बढ़ता जाता है। तो हम एक रूल ये बना सकते हैं कि जैसे ही कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही कॉन्जुगेशन का मान बढ़ता है तो हम इम्पॉर्टेंट चीज क्या लिख सकते हैं कि डाइन्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है ये कि कॉन्जुगेशन का मान बढ़ जाता है, कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, we can write important on increasing conjugation, on increasing number of double bonds, the value of lambda max increases, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैम्डा का मान किस तरह से इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो वुडवर्ड एंड फिशर के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स की सहायता से हम लैम्डा मैक्स का मान निकाल सकते हैं किसी भी दिए गए स्ट्रक्चर में। तो हम स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स हम 2 तरह से निकालते हैं, एक प्रैक्टिकली निकालते हैं, एक थ्योरेटिकली निकालते हैं। तो जब प्रैक्टिकल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच कर जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के अंदर जो लैम्डा हम निकाल रहे हैं, पदार्थ का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है और पदार्थ के अंदर लैम्डा का मान इतना ही होता है। तो ये हम चीजें ज्ञात कर सकते हैं बाय थ्योरेटिकल। तो जो थ्योरेटिकल ज्ञात करने के लिए जो चीजें, जो रूल्स दिए गए हैं वो कहलाती हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू, वो कहलाती है वुडवर्ड एंड फिशर रूल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वुडवर्ड एंड फिशर रूल की सहायता से लैम्डा मैक्स का मान, यानी कि पीक कहाँ पर आएगी, किस वैल्यू पर आएगी, वो चीज हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो वो चीज निकालने के लिए हम वुडवर्ड एंड फिशर के रूल को काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वुडवर्ड एंड फिशर रूल।